बजट पर कॉर्पोरेट के महारथी में आज हमारे साथ जुड़ेगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र का मैनेजमेंट। बैंकिंग सर्विसेज देने के साथ साथ बैंक का फोकस टेक्नोलॉजी की मदद से ग्राहकों को बेहतर सुविधाएं देने पर भी है। कंपनी के पहली तिमाही के नतीजे शानदार रहे हैं। मुनाफा लगभग 40.6% बढ़ा है, जबकि एनआईआई की बात करें 19.6% की बढ़ोतरी यहाँ पे दर्ज भी हुई है। जीएनपीए में सुधार देखने को मिला है। नतीजों समेत आगे का ग्रोथ आउटलुक क्या है, इस पर विस्तार से बातचीत होगी, लेकिन उससे पहले कंपनी के सफर पर एक नजर। चाहे विकास को रफ्तार देने की बात हो या फिर इकोनॉमी को नए मुकाम पर पहुंचाने का संकल्प, इस मिशन में बैंकिंग सिस्टम का रोल काफी अहम है। बढ़ते कंपटीशन और चुनौतियों के बावजूद सरकारी बैंकों के साथ साथ प्राइवेट बैंक लगातार ग्रोथ की नई कहानी लिख रहे हैं। इसी कड़ी में बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी अपना अहम रोल निभा रहा है, जिसका कनेक्शन आजादी से पहले महाराष्ट्र में बैंकों की स्थापना की कोशिशों से जुड़ा है। कुछ बैंकों की नाकामी के बाद महाराष्ट्र के लिए भी एक बैंक बनाने के संकल्प ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र की नींव डाली। 16 सितंबर 1935 को इंडियन कंपनीज एक्ट के तहत बैंक का रजिस्ट्रेशन हुआ और वक्त के साथ बैंक का दायरा बढ़ता गया। जून 2023 तक बैंक के करीब 2300 ब्रांच थे। कई बैंकिंग सर्विसेज के साथ साथ बैंक का फोकस टेक्नोलॉजी की मदद से ग्राहकों को बेहतर सुविधाएं देने पर है। बैंक की पहली तिमाही के नतीजे शानदार रहे हैं। तिमाही आधार पर मुनाफा 46% से ज्यादा रहा। वहीं नेट इंटरेस्ट इनकम में 19% से ज्यादा की बढ़ोतरी देखने को मिली। जीएनपीए में भी सुधार देखने को मिला है। हालांकि डिपॉजिट ग्रोथ की रफ्तार सुस्त रही है। इसे बढ़ाने के लिए बैंक किन रणनीति पर काम कर रहा है, पूंजी जुटाने को लेकर क्या योजनाएं हैं, इसके साथ ही ग्रोथ के आउटलुक पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गया है बैंक ऑफ महाराष्ट्र का मैनेजमेंट। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एमडी सीईओ निधु सक्सेना हमारे साथ जुड़ गए हैं। और निधु, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। नतीजों पर मुबारकबाद। पैट की बात करें तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट इजाफा इस क्वार्टर में होता हुआ देखा गया है, लगभग 40% का। एनआईआई ग्रोथ लगभग 20% दर्ज हुई है। रैम कंट्रीब्यूशन काफ़ी हेल्दी रेशियो के साथ लगभग 60:40 दिखाई दे रहा है। लेकिन अब सवाल यहाँ पर यही है कि आने वाली तिमाहियों में जिस तरह की ग्रोथ और आंकड़े हमें दिखाई दे रहे हैं, कितना सस्टेन कर पाएंगे? जैसा आपने ऑब्जर्व किया है, हमारा नेट प्रॉफिट में अच्छी इजाफा आया है। YoY बेसिस में 47% की ग्रोथ हमें आई है। 1293 करोड़ का नेट प्रॉफिट है इस क्वार्टर में, और ये लास्ट क्वार्टर के प्रॉफिट से भी ज़्यादा है। मार्च के में हमने 1210 का फिगर किया था। इसमें जो मेजर कंट्रीब्यूशन आया है वो नेट इंटरेस्ट इनकम का ही है। तो मेरी जो एडवांसेस की बुक है वो अच्छा परफॉर्म कर रही है। मेरा जो रेशो है रैम और कॉर्पोरेट का लेके, वो अभी 61:39 के रेशो में है, और मेरे को रैम सेक्टर में यील्ड अच्छी मिल रही है। जो मेरी अंडरराइटिंग कॉर्पोरेट में भी हुई है, वो हमने बहुत फाइन रेट्स देख के अपनी लोन बुक नहीं बनाई है। और हमारी यील्ड ओवरऑल एडवांसेस की 9.16 मार्च में थी। थोड़ा सा डिप जो आया है वो बिकॉज रेगुलेटर की गाइडलाइंस चेंज हुई हैं टुवर्ड्स पिनल इंटरेस्ट। जो पिनल इंटरेस्ट पहले लगता था वो हम इंटरेस्ट इनकम में ले लेते थे, अब वो पिनल चार्जेस की तरह से है। तो इसलिए बस थोड़ा सा डिप यील्ड में दिखता है। अदरवाइज मेरा पोर्टफोलियो में एक हेल्दी एडवांसेस पे भी यील्ड मिल रहा है। और इस 61:39 का जो रेशियो अभी है, मेरी गाइडेंस इस साल में चल के 60-40 ±2 बिप्स हियर देयर हम करेंगे। तो उसमें मेरे को लगता है कोई चैलेंज नहीं है। हम यही प्रॉफिटेबिलिटी आगे चलते हुए मेंटेन करेंगे। एडवांसेस ग्रोथ की हम बात करें तो एक्सपेक्टेशन लगभग 18 से 20% के आसपास थी, जो कि काफ़ी बखूबी बैंक ने मैनेज किया है और यही दिखाई भी दे रहा है। लेकिन इस तरह के एडवांसेस ग्रोथ इसी रेंज में रहने वाली है FY25 की अगर हम बात करें। इसी के साथ साथ डिपॉजिट ग्रोथ को लेकर आपका आउटलुक किस तरह से आपने आंका हुआ है? अभी जो मैंने गाइडेंस लेके चल रहे हैं साल के शुरू में, वो यही है 18 to 20 की हम ग्रोथ करेंगे। मेरे पास एक चैलेंज जो है अभी कि मेरा जो डिपॉजिट एक्रीशन हो रहा है, डिपॉजिट ग्रोथ हो रही है, वो क्रेडिट ग्रोथ से मार्जिनली काफी मार्जिनली नहीं कम है वो। और ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र अलोन के लिए नहीं है। अभी सिस्टम में आप देख रहे होंगे कि क्रेडिट ग्रोथ
हर जगह आउटपेस कर रही है, हर बैंक की डिपॉजिट ग्रोथ कम है, क्रेडिट ग्रोथ ज्यादा है। तो इसमें काफी इंटेंस कंपटीशन भी बना हुआ है सेगमेंट में, जिसपे हम बैंक अलग से वर्क कर रहे हैं और हमें उसमें एफर्ट्स अपने कन्वर्ट होते भी दिख रहे हैं। उसमें मुझे आगे चल के अपनी डिपॉजिट एक्रीशन में थोड़ा इंप्रूवमेंट भी दिखेगा, ये मेरा मानना है। बट क्रेडिट ग्रोथ हम अभी आज की तारीख में 18 to 20 की गाइडेंस ही मेंटेन करेंगे। और अगर मिड टर्म रिव्यू कुछ करा हमने, क्योंकि बैंक को आगे चल के मैटर ऑफ ग्रेटर सिग्निफिकेंस बनना है, तो उसके लिए हम अपनी टॉप लाइन और बॉटम लाइन दोनों को लेते हुए आगे चढ़ेंगे। तो जैसा भी फिर होगा वो मिड टर्म असेसमेंट में अगर कोई चेंज करेंगे तो हम देखते हैं। अदरवाइज मेरी क्रेडिट की गाइडेंस 18 to 20 की रहेगी। जून क्वार्टर में मैंने 19% YOY ग्रोथ किया है, तो आई एम विद इन द गाइडेंस दैट आई हैव केप्ट फॉर माई सेल्फ। सर ये बताइएगा कि यहाँ पर एक फंड रेजिंग का प्लान था बैंक की तरफ से, क्रेडिट ग्रोथ लगभग 7,500 करोड़ के आसपास का, और इसमें एक रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट भी है सरकार की, जहाँ पर जो है होल्डिंग्स लगभग 75% तक लाने का एक नोटिफिकेशन भी है। इस पूरे एरिया में कोई खास प्रोग्रेस, कुछ आप जानकारी हमारे साथ साझा कर पाएंगे? जी, हमारा एक डेफिनेट प्लान बना हुआ है इस साल के लिए, FY25 के लिए, और हमने अपने बोर्ड से एक अप्रूवल 7,500 करोड़ का लिया है, जिसमें कंपोनेंट डेट और इक्विटी दोनों मिला के रहेगा। और मेरे पास रेगुलेटर अप्रूवल है, वो ब्लैंकेट अप्रूवल है हमारे पास। गवर्नमेंट का अप्रूवल एनी टाइम अवेटेड है। जब ये मेरे पास अप्रूवल्स जैसे ही आ रहे हैं, मैं इमीडिएटली अपना फंड रेस वाला प्लान जो है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और राइट अपॉर्चुन टाइम देखते हुए क्या मोड है और क्या टाइमिंग है, वो हम जैसा मार्केट कंडीशन से डिसाइड करते हुए अपने मे बी पॉसिबली एक QIP रेस करें, ये हमारा प्लान है। और रही बात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होल्डिंग की, हमारा 86.46% है और मेरे को करीब 13%, 13.5% रिडक्शन करना है, जो सेबी मैंडेटेड 75% की लिमिट के नीचे लाने के लिए। मेरा ये मानना है कि उसमें करीब आज की प्राइसेस में बैंक को करीब 6,700 करोड़ रुपए का इक्विटी रेस करना पड़ेगा। तो इतना जो रेस है, मेरे को अभी रिक्वायर्ड भी नहीं है वो कैपिटल, और कैपिटल भी जो आती है कुछ कॉस्ट से आती है। तो हम इसको 2 या 3 ट्रांचेस में ये एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। और डेफिनेटली FY25-26 इसके एंड तक हमारा डेफिनेट एक मन में प्लान है कि हम अपना गवर्नमेंट स्टेक बिलो 75 लेके आ जाएं। बिल्कुल। एसेट क्वालिटी की बात करते हैं, जहां पर बैंक ने काफ़ी हेल्दी एसेट क्वालिटी और रेट जो है मेंटेन करने में अभी कामयाबी हासिल की है। MSME सेगमेंट को लेकर थोड़ा सा स्ट्रेस है, अक्रॉस इंडस्ट्रीज हम देख रहे हैं। किसी भी तरह से आपके बुक्स पर ये स्ट्रेस बिल्ड होता हुआ क्या दिखाई दे रहा है? MSME सेगमेंट की बात करें तो इसमें हमारा करीब 9% है स्ट्रेस जो MSME सेगमेंट में है। और ये तीनों बकेट्स SMA 0, 1, 2 में इक्वली सा डिस्ट्रीब्यूटेड है। 3% अराउंड तीनों बकेट में है। SMA 2 में थोड़ा कम है, 2.2 की रेंज में SMA 2 है MSME में। रेस्ट इधर बटा हुआ है SMA 0 और 1 में। तो हम ये अकाउंट्स को क्लोजली मॉनिटर करते हैं, और हमारा एक जो मॉनिटरिंग सिस्टम हमने एफिशिएंट बनाया हुआ है, हम ये इंश्योर करते हैं कि ये अकाउंट स्लिप ना करें। तो मॉनिटरिंग इफेक्टिवली हो रहा है। जो ड्यू डेट्स पे कलेक्शन होते हैं, वो मैकेनिज्म मैंने पूरे रिटेल सेगमेंट, RAM, एग्री, MSME के लिए हमने इम्प्लीमेंट किया हुआ है कि जहां टर्म लोन है और EMI है, बिफोर द ड्यू डेट बोरोवर को एक सेंट्रलाइज SMS जाता है कि ये ड्यू डेट है लोन की, और एक रिमाइंडर भी जाता है। अगर ड्यू डेट पे क्रेडिट नहीं आता है तो उसमें एक फिर SMS फॉलो होता है। अगर वहां से भी नहीं आ रहा है तो वो लिस्ट हम कल आउट करते हैं अपने सिस्टम से, और मेरे कॉल सेंटर के पास जाती है। और कॉल सेंटर फिर आउटबाउंड कॉल करके और कस्टमर से डायरेक्ट बात करके, उनके पास पूरी अकाउंट वाइज डिटेल रहती है। दिन में एक जो क्लाइंट, एक मैन पावर है, वो करीब 60 to 70 आउटबाउंड कॉल्स करता है रिकवरी के लिए, रिकवरी इन SMA अकाउंट्स। और वहां भी नहीं आ रही है तो हमने एक क्लस्टर अप्रोच रखा है ये जोन्स में, जो हार्डकोर है, जिनको फिजिकली विजिट करना पड़ेगा, तो वो भी हम सेंट्रलाइज्ड वे में मॉनिटर करते हैं। तो हमारी मॉनिटरिंग बिल्कुल ऐसी है कि अकाउंट्स को स्लिप आसानी से नहीं होने देते।
ये मैकेनिज्म बना हुआ है और मेरे को ऐसा कोई मेजर चैलेंज अभी इस सेक्टर में नहीं दिख रहा है। कुछ हम एमएसएमई को और फर्दर इम्प्रूव करेंगे, नए सेगमेंटेड प्रोडक्ट्स हम बना रहे हैं और इसमें जिस सेगमेंट में ग्रोथ आ रही है उस सेगमेंट में हम एक्टिवली बैंक ऑफ चॉइस बनना चाहते हैं। कुछ क्लस्टर्स है जहां पर हम एग्रेसिवली एमएसएमई एडवांसेस को बढ़ाने के लिए काम करेंगे। निम्स की बात करें तो यहाँ पर लगभग 3.9% के ऊपर का आंकड़ा मेंटेन किया हुआ है इस क्वार्टर में भी, लेकिन किसी भी तरह का गाइडेंस FY25 को लेकर आप निम्स के तहत देना चाहेंगे? देखिए, मेरा निम में जो परफॉर्मेंस रहा है लास्ट 2 क्वार्टर का, हम एक हेल्दी निम शोकेस कर पाए हैं। 3.97 मार्च का नंबर था, 3.97 जून का है। बट जैसा अगर हम देखें, जब भी ये रेट कट साइकिल इनिशिएट होती है सिस्टम में और जब रेट कट होगा तो हर बैंक के पास एक पोर्टफोलियो है जो रेपो लिंक्ड है। तो मेरा ये 37% लोन बुक रेपो लिंक्ड है, तो उसमें जैसे ही रेट कट अनाउंस होता है ये एंटायर रेट कट का उस 37% पोर्टफोलियो पे इम्प्लीमेंट हो जाता है। बट जो डिपॉजिट है, जो उसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर डिपॉजिट की बात करें तो रीप्राइसिंग जो होती है वो एक लैग के बाद मिलती है हमें, तो वहां पे एक हेडविंड है, कंसर्न है। तो हालांकि मैं 3.97 एक हेल्दी निम ऑलरेडी अचीव कर चुका हूं लास्ट 2 क्वार्टर्स में, मैं अपने लिए एक कंजर्वेटिव निम की गाइडेंस लेके चल रहा हूं, वो है 3.75 से लेके 3.90, जो मैं मेंटेन करना चाहता हूं इस फाइनेंशियल ईयर के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला, तमाम सवालों के जवाब दिए और शिरकत की हमारे शो पर आज। निधु जी धन्यवाद। हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार अविनाश के साथ हम जुड़ेंगे और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के नतीजों पर बातचीत करेंगे और साथ ही कुछ स्टॉक स्पेसिफिक खबरों को लेकर आपको क्या रणनीति बनानी चाहिए, जानेंगे इस ब्रेक के बाद।